एक मशहूर कहावत है जिसे अक्सर सर वॉल्टर रैले से जोड़ा जाता है, जिसका समुद्र पर नियंत्रण है उसका व्यापार पर नियंत्रण है। जिसका विश्व व्यापार पर नियंत्रण है उसके पास दुनिया का खजाना है और अंततः दुनिया पर ही नियंत्रण है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ही महासागर की गहराइयों में उतर रहे हैं जहां दुनिया की नई महाशक्ति का खेल खेला जा रहा है। हमारे पास ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है और ये है हिंद महासागर में चीन की बदलती और उभरती रणनीति पर। आज की हमारी इस बातचीत का मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि चीन क्या कर रहा है, बल्कि ये समझना है कि वो इसे कैसे कर रहा है। हम चीन की एक त्रिआयामी रणनीति की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि क्यों कुछ विशेषज्ञ हिंद महासागर को चीन के लिए एक रणनीतिक प्रयोगशाला कह रहे हैं। ये विषय UPSC मेंस के GS पेपर 2 और प्रीलिम्स दोनों के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस शतरंज की बिसात को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस शतरंज की बिसात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये खेल चीन के दूसरे खेलों से बहुत अलग है। जब हम चीन के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर दक्षिण चीन सागर की याद आती है। हाँ, जहां उसका रवैया काफी आक्रामक है, एकदम टकराव वाला है। फिलीपींस हो, वियतनाम हो या जापान, वहां चीन अपनी मांसपेशियों का प्रदर्शन करता है। लेकिन हिंद महासागर में यहाँ वो एक बहुत ही लंबी, सोची समझी और कह सकते हैं शांत चाल चल रहा है। ये स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। ये इंडिकेस पॉइंट है। तो इस मैराथन की शुरुआत कहाँ से होती है? आखिर हिंद महासागर जो चीन के दरवाजे पर भी नहीं है, वो उसके लिए अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें चीन की दो सबसे बड़ी जरूरतों में है। एक है उसकी घरेलू मजबूरी और दूसरी उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षा। घरेलू मजबूरी मतलब ऊर्जा सुरक्षा। हाँ, ऊर्जा सुरक्षा। इसे ऐसे समझिए कि चीन की जो औद्योगिक मशीन है, उसे चलाने के लिए जो तेल और गैस चाहिए, उसका लगभग 80% हिस्सा हिंद महासागर से होकर गुजरता है, मलक्का जलडमरू मध्य से होकर। अच्छा। ये उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, एक तरह की धमनी। अगर किसी भी वजह से, जैसे भारत या अमेरिका के साथ तनाव के चलते, ये रास्ता बंद हो जाए, चीन की पूरी अर्थव्यवस्था घुटने टेक सकती है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सुरक्षित करने की कोशिश है। ये तो हुई बचाव की बात। लेकिन आपने एक वैश्विक महत्वाकांक्षा का भी जिक्र किया। क्या ये सिर्फ एक वैश्विक शक्ति बनने की बात है, या फिर इसमें अमेरिका के प्रभाव को सीधे तौर पर चुनौती देने की मंशा भी छिपी है? क्या ये चीन की अमेरिका के साथ चल रही बड़ी ग्रेट पावर राइवलरी का एक नया मोर्चा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक वैश्विक शक्ति बनना नहीं है, बल्कि दुनिया को ये दिखाना है कि अब एक नया शेर आ गया है। 21वीं सदी में कोई भी देश तब तक वैश्विक शक्ति नहीं कहला सकता जब तक उसका प्रभाव दुनिया के हर बड़े महासागर में ना हो। सही बात है। अटलांटिक में अमेरिका का दबदबा है, प्रशांत में चीन उसे चुनौती दे रहा है, तो हिंद महासागर वो मैदान है जहां भविष्य की शक्ति का संतुलन तय होगा। और चीन की आधुनिक सैन्य उपस्थिति की शुरुआत भी बड़ी चालाकी से हुई थी। हाँ, स्रोत में सोमालिया के समुद्री डाकुओं का जिक्र है। तो क्या ये कहना सही होगा कि इन डाकुओं ने अनजाने में चीन को हिंद महासागर में अपनी नौसेना लाने का एक सुनहरा मौका दे दिया? एकदम सही। 2008 के आसपास जब सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती चरम पर थी, तो दुनिया के कई देशों ने अपनी नौसेना भेजी। चीन को भी एक कह सकते हैं एक वैध कारण मिल गया। उसने एंटी पायरेसी मिशन के नाम पर अपने 2 युद्धपोत भेजे। एक ऐसा कदम जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसा दरवाजा था जो एक बार खुला तो फिर कभी बंद नहीं हुआ। तब से आज तक चीन की नौसैनिक उपस्थिति इस क्षेत्र में लगातार बढ़ी है और उसका रूप भी बहुत बदल गया है। तो चलिए अब इस बदले हुए रूप पर आते हैं। स्रोत में जिस त्रिआयामी रणनीति का जिक्र है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चीन का पहला कदम क्या है इस शतरंज के खेल में? पहला कदम सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का जाल बिछाना। अच्छा। चीन हिंद महासागर के छोटे और विकासशील देशों के पास एक विकास भागीदार डेवलपमेंटल पार्टनर बन के जाता है। वो कहता है, आपको बंदरगाह चाहिए, हम बनाएंगे। आपको हाईवे चाहिए, हम बनाएंगे। आपको एयरपोर्ट चाहिए, हम बनाएंगे। वो इन देशों की विकास की नब्ज को समझता है और उसी के जरिए अपनी जगह बनाता है।
इसके कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा। हाँ, म्यांमार में क्याओक्यू बंदरगाह, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन यहीं पर कर्ज के जाल की कूटनीति यानी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का आरोप भी लगता है। लेकिन कई विश्लेषक ये भी तो कहते हैं कि डेट ट्रैप का आरोप पश्चिमी देशों का बनाया हुआ एक नैरेटिव है। क्या श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे देशों को वाकई में इन बंदरगाहों की जरूरत नहीं थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। ये सच है कि इन देशों को बुनियादी ढांचे की सख्त जरूरत थी और है भी। और ये भी सच है कि पश्चिमी संस्थाएं या वर्ल्ड बैंक अक्सर बहुत सारी शर्तों के साथ कर्ज देते हैं। चीन यहाँ एक विकल्प के रूप में आता है जो जल्दी और बिना ज्यादा सवालों के पैसा देता है। लेकिन असली खेल वो कर्ज देने की शर्तों में छिपा है। वो कैसे? वो क्या है कि चीन जो कर्ज देता है उसकी ब्याज दरें अक्सर ज्यादा होती हैं। प्रोजेक्ट की लागत बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है। अच्छा। और ठेके भी चीनी कंपनियों को ही मिलते हैं। नतीजा ये होता है कि कई छोटे देश ये भारी भरकम कर्ज चुका नहीं पाते। और जब वो डिफॉल्ट करते हैं तब चीन अपना असली पत्ता चलता है। वो कहता है, आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये बंदरगाह हमें 99 साल की लीज पर दे दीजिए। और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के साथ ठीक यही हुआ। जी बिल्कुल यही हुआ। वाह, मतलब पहले आप किसी देश को विकास के नाम पर कर्ज दो और जब वो चुका ना पाए तो उसकी सबसे कीमती रणनीतिक संपत्ति ही अपने नाम कर लो। ये तो किसी मॉडर्न डे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा साउंड कर रहा है। या सबसे बड़ी चिंता तो इन बंदरगाहों के भविष्य के इस्तेमाल को लेकर होगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती यही है। ये बंदरगाह जो आज व्यावसायिक दिख रहे हैं वो कल चीन के नौसैनिक अड्डे बन सकते हैं। मतलब ये ड्यूल यूज संपत्ति है? हाँ, ये दोहरे उपयोग की संपत्ति है। जरूरत पड़ने पर चीन यहाँ अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तैनात कर सकता है, जो पूरे हिंद महासागर के शक्ति संतुलन को रातों रात बदल देगा। यह एक तरह का ट्रोजन हॉर्स है जो विकास के घोड़े में बैठकर आया है, लेकिन उसके अंदर सैन्य महत्वाकांक्षा छिपी है। तो एक तरफ तो ये विशाल बंदरगाह बन रहे हैं जो साफ साफ दिखते हैं, लेकिन क्या चीन की रणनीति का कोई ऐसा पहलू भी है जो इतना प्रत्यक्ष नहीं है, जो पर्दे के पीछे समुद्र की गहराइयों में चल रहा हो? हाँ, और यहीं पर रणनीति का दूसरा आयाम आता है, जो पहले वाले से कहीं ज्यादा सूक्ष्म और शायद ज्यादा खतरनाक है। वो क्या है? ये है नौसैनिक और अनुसंधान उपस्थिति को धीरे धीरे बढ़ाना। चीन हिंद महासागर में अपनी सीधी सैन्य धौंस दिखाने के बजाय अपने शोध जहाज मतलब रिसर्च वेसल्स भेज रहा है। कागज पर ये जहाज हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने आते हैं, यानी समुद्र की गहराई नापना, उसके तल का नक्शा बनाना और समुद्री पर्यावरण का अध्ययन करना। एक मिनट, तो ये जहाज वैज्ञानिक होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन असल में ये जासूस हैं जो पनडुब्बियों के लिए रास्ते का नक्शा बना रहे हैं। आपने इसे बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया है। ये जहाज दोहरे उपयोग वाले हैं, ड्यूल यूज। ये वैज्ञानिक डेटा तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वो सारी जानकारी भी जुटाते हैं जो एक नौसेना, खासकर पनडुब्बियों के ऑपरेशन के लिए जरूरी होती है। जैसे कि समुद्र के नीचे की बनावट। हाँ, समुद्र के नीचे कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ घाटियां हैं, पानी का तापमान और खारापन कैसा है, ये सब जानकारी पनडुब्बियों को छिपने और हमला करने के लिए एक सटीक नक्शा देती है। स्रोत में चीन के खास जहाज जोंगशान दाजू का भी जिक्र है। हाँ, जोंगशान दाजू चीन का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक समुद्री अनुसंधान जहाज है। ये हाल ही में हिंद महासागर में दाखिल हुआ था। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि चीन के ऐसे जहाज कभी श्रीलंका के बंदरगाह पर रुकते हैं तो कभी मालदीव के पास। ये तो भारत के लिए एक सीधी सुरक्षा चुनौती है। बिल्कुल, क्योंकि ये जहाज भारत के तट के करीब आकर हमारी नौसैनिक गतिविधियों और संवेदनशील ठिकानों की जानकारी भी जुटा सकते हैं। तो चलिए अब इन दोनों आयामों को जोड़कर देखते हैं। क्या ये कहना सही होगा कि ये शोध जहाज, मतलब दूसरा आयाम, असल में उन बंदरगाहों यानी पहला आयाम की सुरक्षा और उनके भविष्य के सैन्य उपयोग के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? क्या ये एक ही बड़ी योजना का हिस्सा है जहां अंडर वाटर जासूसी इन भविष्य के नौसैनिक अड्डों को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, यही इस रणनीति की खूबसूरती और गहराई है। एक तरफ आप हार्डवेयर तैयार कर रहे हैं यानी बंदरगाह, और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर। हाँ, दूसरी तरफ आप सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं यानी समुद्र के नीचे का सारा डेटा और खुफिया जानकारी। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। बंदरगाह जहाज़ों को रुकने, ईंधन भरने और मरम्मत की जगह देंगे, और जहाज़ों से मिला डेटा उन बंदरगाहों से निकलने वाली पनडुब्बियों को एक ऑपरेशनल एज देगा। ये तो एक बहुत ही आक्रामक, भले ही शांत रणनीति लग रही है।
तो फिर चीन इस सब को इस क्षेत्र के देशों के सामने कैसे पेश करता है? इस पूरी सैन्य और आर्थिक तैयारी पर पर्दा डालने के लिए वो क्या करता है? और यहीं पर रणनीति का तीसरा और सबसे चालाक आयाम सामने आता है। क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से अपनी स्वीकार्यता बनाना। क्षेत्रीय सहयोग। हाँ, चीन ने चीन हिंद महासागर फोरम नाम से एक मंच बनाया है। ये उसकी अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी CDKA की एक पहल है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस मंच पर चीन कभी भी सुरक्षा, सेना या नौसेना जैसे मुद्दों की बात नहीं करता। तो फिर वो बात किस चीज की करता है? वो उन मुद्दों की बात करता है जो इन छोटे तटीय देशों की सबसे बड़ी चिंताएं हैं। जैसे कि? जैसे नीली अर्थव्यवस्था, मतलब ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों से अपनी आय कैसे बढ़ाएं, या फिर समुद्री संपर्क, और सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। अब आप ही बताइए, कौन सा देश जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने से मना करेगा? सही बात है। इस तरह चीन खुद को इस क्षेत्र के एक जिम्मेदार, सहयोगी और पर्यावरण हितैषी हितधारक के रूप में पेश करता है। ये तो बड़ी स्मार्ट डिप्लोमेसी है। मतलब आप अपनी सैन्य तैयारी भी करते रहो और साथ में दुनिया को ये भी दिखाओ कि आप तो बस पर्यावरण बचाना चाहते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी चालाकी है। ये एक सॉफ्ट पावर का बेहतरीन इस्तेमाल है। और इस फोरम की पहली बड़ी बैठक में चीन ने जानबूझकर भारत को आमंत्रित नहीं किया। अच्छा। हाँ, ये एक साफ संकेत था कि चीन हिंद महासागर में एक नया क्षेत्रीय ढांचा बना रहा है, जिसके केंद्र में वो खुद हो और जिसमें भारत जैसी पारंपरिक शक्ति को किनारे किया जा सके। वाह, तो ये रणनीति का एक मास्टरपीस है। पहला, कर्ज देकर और बंदरगाह बनाकर आर्थिक निर्भरता पैदा करो। दूसरा, जासूसी जहाजों से चुपचाप सैन्य तैयारी करो। और तीसरा, इस सब पर चलो मिलकर दुनिया बचाएं का एक कूटनीतिक पर्दा डाल दो। ये एक ही साथ शानदार और डरावना है। यही वजह है कि ORF का विश्लेषण हिंद महासागर को चीन के लिए एक रणनीतिक प्रयोगशाला कहता है। चीन यहाँ प्रभाव स्थापित करने के एक बिल्कुल नए मॉडल का परीक्षण कर रहा है। ये अमेरिका का मॉडल नहीं है, जहाँ वो सीधे तौर पर सैन्य अड्डे बनाता है। ये उससे अलग है। हाँ, ये एक धीमा, ज्यादा व्यवस्थित और शायद ज्यादा स्थायी मॉडल है, जो आर्थिक निर्भरता, तकनीकी निगरानी और कूटनीतिक चालाकी पर आधारित है। तो क्या इसका मतलब यह है कि चीन इस मॉडल को यहाँ सफल बनाकर फिर इसे दुनिया के दूसरे हिस्सों जैसे अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में भी लागू कर सकता है? इसकी पूरी संभावना है। हिंद महासागर एक तरह का टेस्ट केस है। अगर चीन यहाँ बिना किसी बड़े टकराव के धीरे धीरे भारत और अमेरिका के प्रभाव को कम करने में सफल हो जाता है, तो ये उसके लिए भविष्य में वैश्विक शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने का एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा। उसकी ये लंबी चाल हिंद महासागर के रणनीतिक समीकरणों को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रही है। तो आज की इस गहरी बातचीत से खासकर हमारे UPSC अभ्यर्थियों के लिए जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, उन्हें संक्षेप में समझ लेते हैं। पहली बात तो यह है कि चीन की त्रिआयामी रणनीति को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ जोड़कर देखना होगा। आर्थिक जाल, पानी के नीचे की जासूसी और कूटनीतिक मंच, ये तीनों एक ही मशीन के पुर्जे हैं। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि हिंद महासागर चीन के लिए एक रणनीतिक प्रयोगशाला क्यों है, क्योंकि यहाँ वो टकराव से बचते हुए विकास और सहयोग के मुखौटे के पीछे अपना प्रभाव बढ़ाने के एक नए मॉडल का परीक्षण कर रहा है। ये सीधा हमला नहीं बल्कि धीरे धीरे सिस्टम में अपनी जगह बनाना है। एकदम। और आखिरी बात जो जवाब लिखने में बहुत काम आएगी वो है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में चीन की रणनीतियों के बीच का फर्क। हाँ, एक जगह बाहुबल का प्रदर्शन है तो दूसरी जगह दिमागी खेल और धैर्य की परीक्षा। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकते हैं। जैसे जैसे चीन हिंद महासागर में विकास और सॉफ्ट पावर के इस मॉडल को सिद्ध करता है, यह सोचना दिलचस्प होगा कि दुनिया के और किन हिस्सों में हम इस रणनीतिक प्रयोगशाला के सबक को लागू होते हुए देख सकते हैं, और भारत जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को ऐसी रणनीति का जवाब कैसे देना चाहिए जो खुले तौर पर सैन्य नहीं लेकिन गहरी और दूरगामी रणनीतिक है। इस बेहतरीन और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस विषय पर किसी के कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर ऐसी ही बातचीत चाहते हैं तो कृपया कमेंट्स में हमें बताएं। और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस न करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों में।